सल्तनत ज़ुरयाब में बादशाह अब्दुल बारी की हुकूमत थी, जो अपनी नरमी और इंसाफ के बावजूद हमसाया ममालिक से मुसलसल जंगों में घिरा रहता था। हालांकि वो अपनी ममलिकत में मुतमईन था और दूसरों की जमीन का ख्वाहिशमंद नहीं था, मगर सबको खुश करने की कोशिश में इंसान अक्सर शिकस्त खा बैठता है और इसी अंजाम ने बिल आखिर बादशाह अब्दुल बारी को एक सख्त मार्के में शिकस्त से दो चार कर दिया। शिकस्त के बाद अब्दुल बारी अपने दारुल हुकूमत की फैसिलों के पीछे पनाह लेने पर मजबूर हुआ और फौरन मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी मलका उम्मे हानी की हिफाजत थी, जिसके लिए उसने उसे किसी महफूज मकाम पर भेजने का इरादा किया। मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहकर हर खतरे का सामना करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मगर बादशाह अब्दुल बारी ने उसे उसकी इजाजत न दी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यूं वो दोनों आंसुओं के साथ जुदा हुए और मलका एक मजबूत मुहाफिज दस्ते के साथ एक किला बंद महल की तरफ रवाना हुई, जो एक घिने जंगल के किनारे तकरीबन 200 मील के फासले पर वाक़ था। पूरे रास्ते वो रोती रही और जब वहाँ पहुँची तो उसका दिल और भी बोझल हो गया, क्योंकि महल गिरदो गुबार से अटा हुआ और वीरान सा था। बाहर सिर्फ कंकरौली जमीन पर मुश्तमिल एक सुनसान सहन था और बादशाह ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो कम से कम 2 सिपाहियों के बगैर किले की हुदूद से बाहर कदम ना रखे। मलका उम्मी हानी की शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे और अपने मैके में वो बगैर किसी हमराह के पहाड़ियों में आजादाना घूमा फिरा करती थी। इसीलिए इस तरह किले में महदूद हो जाना उसे निहायत उदास करने लगा। मगर चूंकि ये बादशाह अब्दुल बारी की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने काफी अरसे तक सब्र से काम लिया। फिर एक निहायत हौलनाक वक्त आया जब बादशाह की तरफ से आने वाली खबरें यकसर बंद हो गईं। शायद वो बीमार हो गए हैं या शायद वो इंतकाल कर गए हैं। अगर मुझे जल्द उनका कोई खत ना मिला तो मैं खुद जाकर मालूम करूंगी। काश मैं कभी यहाँ आई ही ना होती। चुनांचे उसने किसी को अपने इरादे से आगाह किए बगैर एक छोटी नीची सवारी तैयार करवाई। मैं इस किले में बंद रहते रहते थक चुकी हूँ और अब मेरा इरादा है कि कुछ शिकार करूँ। बस करीब ही रहूंगी और तुम सब भी चाहो तो शिकार कर सकते हो। यूं मलका अम्मे हानी की बात मान ली गई और इस्तबल से 2 खूबसूरत घोड़े लाकर उस छोटी सी सवारी में जुत दिए गए। शुरू में मलका ने खुद को शिकार के काफिले के करीब रखा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा देर तक अलग रहने लगी। यहाँ तक कि एक जंगली सूर के नमूदार होते ही उसने मौका पाकर मुखालिफ सिमत के एक रास्ते का रुख कर लिया। बदकिस्मती से वो रास्ता उस महल की तरफ नहीं जाता था जहाँ बादशाह अब्दुल बारी मौजूद थे, मगर उसे इस बात का खौफ था कि उसकी रवानगी का पता न चल जाए। इसलिए उसने घोड़ों को इस कदर दौड़ाया कि वो बेकाबू होकर भाग निकले। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो कमसिन मलका अम्मे हानी खौफ से कांप उठी। उसने लगाम और जो चाहे फदिया मुकर्रर कर लीजिए। मगर देवहेकल औरत ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी दिल उकता जाता है और मुझे लगता है तुम मेरे लिए कुछ वक्त दिलचस्प बना सकती हो। ये कहकर उसने फौरन अपनी सूरत बदलकर एक शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और मलका को अपनी पीठ पर डालकर उन बेशुमार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी जो उसके महल तक जाती थीं। आखिरकार वो जमीन के गहरे हिस्से में एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां एक रोशन मकान चमकते चराहों से जगमगा रहा था और झील के किनारे तामीर किया गया था। झील में खौफनाक अफरीत इधर उधर घूम रहे थे। चंद दिन तक मलका उम्मे हानी इस कदर सदमे में रही कि न बोल सकी न हरकत कर सकी। जब कुछ संभली तो लायन फेरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने लिए एक झोपड़ी बना सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें बाकी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। ये सुनकर मलका रो पड़ी और मौत की भीख मांगी, मगर लायन फेरी हंस दी और उसे नसीहत की कि हालात से समझौता कर ले। क्या कोई तरीका नहीं कि मैं तुम्हारा दिल नरम कर सकूं? अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरे लिए मक्खियों के डंगों से एक खास पकवान बना कर लाओ और याद रखना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मलका ने दिल ही दिल में सोचा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जिंदगी है और वो भी जा सकती है। ये सोचकर वो महल से बाहर निकली, एक दरख्त के नीचे बैठ गई और अपने तमाम गम आंसुओं में बहाने लगी। ऐ मेरे प्यारे शोहर, जब आप मुझे लेने किले आएंगे और मुझे वहाँ ना पाएंगे तो क्या सोचेंगे? ये भी अच्छा हुआ कि टूटी हुई सवारी जंगल में ही पड़ी है, ताकि आप यही समझे कि मैं किसी दरिंदे का शिकार हो गई। वो इसी तरह देर तक अपने दिल का बोझ हल्का करती रहती। अगर अचानक
ऊपर से एक कौवे की आवाज उसकी तवज्जो ना खींच लेती। उसने सर उठाकर देखा तो मध्यम रोशनी में एक कौवा अपने पंजों में एक मोटा मेंढक पकड़े हुए था, जिसे वो गालिबन अपना शिकार बनाकर खाने वाला था। मलका उम्मे हानी फौरन उठ खड़ी हुई और अपने पहलू से लटके पंखे से जोर से कौवे के पंजों पर जर्ब लगाई। कौवा चूक कर मेंढक को छोड़ बैठा, जो जमीन पर गिरते ही नीम मुर्दा सा हो गया। अपनी नाकामी पर कौवा गराहट के साथ उड़ गया। जो ही मेंढक को होश आया, वो फुदकती हुई मलका उम्मे हानी के पास आई और नरमी से बोली, आप किसी मजबूरी में यहाँ आई है ना? जब से तजस्सुस मुझे यहाँ लाया, मैंने किसी को रहम करते नहीं देखा, जैसे आपने मेरे साथ किया। तुम कैसी मेंढक हो? तुम इंसानों की जुबान कैसे बोल लेती हो? मैं आदि परी हूँ, मेरे पास थोड़ा सा जादू है, मगर अगर लायन फेरी को मेरे यहाँ होने का पता चल गया तो वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम वाकई परी हो तो फिर वो कौवा तुम्हें खाने ही वाला था। तुमने खुद को बचाया क्यों नहीं? मेरी ताकत एक जादुई टोपी से जुड़ी है, वो लम्हा भर के लिए मेरे सर से उतरी थी, तभी कौवा मुझ पर झपटा, वरना मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। अगर आप ना होती तो शायद मैं बच ना पाती। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो जरूर करूंगी। मलका उम्मे हानी ने मेंढक को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी। लायन फेरी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए शहद की मक्खियों के डंकों से एक पकवान बनाऊं, मगर यहाँ कोई मक्खियाँ ही नहीं। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। मेंढक ने टोपी पहनकर अपने साथियों को इशारा किया। सब मेंढक अपने जिस्मों पर शहद लगाकर उस खुफिया जगह की तरफ गए, जहाँ लायन फेरी ने शहद की मक्खियाँ छुपा रखी थीं, और थोड़ी ही देर में मक्खियाँ ले आए। अपनी साथी की मदद से मलका उम्मे हानी ने जल्द ही वो भरवा पकवान तैयार किया और उसे लायन फेरी के पास ले गई। खाना तैयार है। देवोहिकल औरत ने बड़े बड़े नवाले निगलते हुए कहा, ओहो, इसमें तो बहुत मिर्चें हैं। इस बार तो तुम बच गई। लगता है आखिरकार मुझे एक समझदार साथी मिल ही गई। अब जाओ और अपने लिए एक घर बना लो। मलका उम्मे हानी अफसोस के साथ वहाँ से चली गई और दरवाजे के करीब पड़ी एक छोटी कुल्हाड़ी उठा ली। अपनी साथी मेंढक के साथ उसने दरख्त काटने शुरू किए और जल्द ही बाकी मेंढक भी मदद को आ गए। कुछ ही देर में एक सादा सी झोंपड़ी तैयार हो गई, जिसके एक कोने में सूखी घास से बिस्तर बना दिया गया। मलका थकन से चूर थी, इसलिए फौरन लेट गई। मगर अभी आंख लगी ही थी कि एक छोटा अजदा अंदर आ घुसा। घबराकर वो फौरन बाहर भाग निकली और बाकी रात एक चट्टान के नीचे गुजारी। सुबह जब वो जागी तो मेंढक को अपने पास पहरा देते देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। लगता है हमें तुम्हारे लिए एक और घर बनाना पड़ेगा, इस बार झील से कुछ दूर। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट देखकर मलका उम्मे हानी का हौसला बढ़ा और जल्द ही एक नया छोटा सा घर तैयार हो गया और उसमें जंगली जड़ी बूटियों से एक खुशबूदार बिस्तर भी बना दिया गया। मगर जैसे अक्सर होता है, ये बात किसी न किसी तरह लायन फेरी तक पहुंच गई। उसने फौरन एक कौवा भेजकर मलका को बुला लिया। तेवरी चढ़ाकर उसने पूछा, आखिर कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? इस जमीन पर जहाँ आग और गंधक की बारिश ने कुछ भी उगने नहीं दिया, वहाँ तुम खुशबूदार बिस्तर कैसे बना लेती हो? बहरहाल, जब तुम अपने लिए फूल ला सकती हो तो मेरे लिए भी ला सकती हो। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने कमरे में नायाब फूलों का एक गुलदस्ता चाहिए, वरना बेचारी मलका उम्मे हानी उदास चेहरे के साथ वापस आई तो मेंढक ने फौरन उसकी परेशानी भांप ली। मलका ने मायूसी से बताया कि उसे 1 घंटे में नायाब फूलों का गुलदस्ता लाना है, वरना लायन फेरी उसे कत्ल कर देगी। मेंढक ने कुछ सोचकर अपनी एक चमगादड़ दोस्त का जिक्र किया और अपनी जादुई टोपी उसे देने का फैसला किया, ताकि वो उड़कर दुनिया से फूल ले आए। मलका ने खुद को संभाला और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में चमगादड़ वापस आई, अपने साथ दुनिया के निहायत खूबसूरत और खुशबूदार फूल लिए हुए। ये देखकर मलका खुशी से खिल उठी और फौरन वो गुलदस्ता लेकर लायन फेरी के पास पहुंच गई, जो इस बार हैरत से कुछ कह न सकी। फूलों की खुशबू और लम्स ने मलका उम्मे हानी के दिल में अपने घर की ऐसी तड़प जगा दी कि उसने बेताब होकर मेंढक से कहा कि अगर वो यहाँ से ना निकली तो यकीनन मर जाएगी। मेंढक ने कुछ सोचकर अपनी जादुई टोपी एक डब्बे में रखी, उसमें चंद जड़ी बूटियां और दाने डाले, ढक्कन बंद किया और कुछ अल्फाज जेरे लब दोहराए। चंद लम्हों बाद उसी डब्बे में से एक आवाज उभरी, तकदीर जो हम सब पर हुक्म रखती है, अभी तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देती, मगर उसके बदले तुम्हें एक ऐसा तोहफा दिया जाएगा जो तुम्हें हर मुश्किल में सहारा देगा। और वाकई वो आवाज सच्ची साबित हुई।
क्योंकि चंद ही दिन बाद जब मेंढक ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने मलका उम्मे हानी के पास एक निहायत खूबसूरत बच्ची को लेटा पाया। यूँ लगता है टोपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। देखो इसके नरम गाल और नन्हे पाँव। हम इसका नाम क्या रखें? हम इसका नाम उम्मी हयात रखेंगे। यही बेहतरीन नाम है। यूं उस बच्ची का नाम उम्मे हयात रख दिया गया। जब शहजादी उम्मे हयात तकरीबन 6 माह की हुई तो मेंढक ने महसूस किया कि मलका उम्मे हानी एक बार फिर उदास रहने लगी है। अब आपको किस बात का गम है? बच्ची बिल्कुल ठीक है, खुश है और हता के लाइन फेरी भी उसे देखकर नरम पड़ जाती है। फिर क्या बात है? काश उम्मे हयात के वालिद उसे एक बार देख सकते, या मैं उन्हें बता सकती कि हमारे बछड़ने के बाद क्या कुछ हुआ। मगर वो तो टूटी हुई सवारी की खबर सुनकर यही समझ चुके होंगे कि मैं मर गई या किसी दरिंदे का शिकार हो गई। और अगरचे वो कुछ अरसा मेरा गम करेंगे, ये मैं जानती हूँ, मगर आखिरकार लोग उन्हें दोबारा शादी पर आमादा कर लेंगे और वो मुझे भूल जाएंगे। उस वक्त मेंढक ने कुछ न कहा। वो सनौबर के दरख्तों में चली गई और देर तक सोचती रही। अगली सुबह वो मलका के पास वापस आई और बोली, मलिका, मैं आपके लिए बादशाह अब्दुल बारी के पास जा सकती हूँ। उन्हें आपके दुखों के बारे में बताऊंगी और ये भी कि उनकी एक निहायत प्यारी बेटी है। रास्ता लंबा है और मेरा सफर सुस्त, मगर मैं जरूर पहुँच जाऊंगी। बस फैसला आपको करना है कि क्या आप मेरी हिफाजत के बगैर यहाँ रह सकेंगी। मलका खुशी से पुकार उठी। इसमें सोचने की क्या बात है? फिर मलका उम्मे हानी ने अपने खून से रुमाल के एक कोने पर चंद अल्फाज लिखे ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि मेंढक वाकई उसी की तरफ से आई है। उसके बाद उसने रुमाल का वो टुकड़ा मेंढक को दिया और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मेंढक को 10,000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की दुनिया तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा लग गया। ऊपर की दुनिया में पहुंचकर वो अपने छोटे से जुलूस के साथ रवाना हुई। ये सफर 7 बरस तक जारी रहा और इस तमाम अरसे में मलका उम्मे हानी उम्मीद और बेचैनी के दरमियान कर्ब सहती रही। मुझे उम्मीद है जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी। वक्त के साथ साथ नन्ही उम्मे हयात भी बड़ी होकर तीर अंदाजी में माहिर हो गई।